ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। ये सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं, समझे एक ऐलान जंग है। ये नफरत का ऐलान है, वो भी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी के खिलाफ, पूरी तारीख के खिलाफ, बल्कि शायद भारत की असल रूह के खिलाफ भी। इस जंग में एक तरफ है शाहजहां और मुमताज की बेमिसाल मोहब्बत की अलामत, मुस्लिम आर्किटेक्चर का शाहकार, दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल, और दूसरी तरफ है नया भारत, जो चीख चीख कर दावा कर रहा है कि ये मकबरा नहीं, एक मंदिर है। ये ताजमहल नहीं, ये तेजू महलिया है। क्या वाकई? आखिर ये थ्योरी आई कहां से? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ताजमहल पर इस हमले का असल मकसद क्या है? तारीख को ठीक करना या नफरत को हवा देना? आज ताजमहल का केस इनकलाब के पास है। हम इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तारीख के सफात में जाएंगे और खोज लगाएंगे सच का, बगैर किसी लाग लपेट के। वैसे आपको भी मजाक लग रहा होगा कि ताजमहल भी असल में मंदिर है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत सीरियस मैटर है और उन्होंने ये थ्योरी किसी फिल्म के जरिए पैदा नहीं की, बल्कि ये तो काफी पुरानी है। लेकिन वो जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं ताजमहल के मंदिर होने का दावा सबसे पहले किसने किया। इस थ्योरी का बाप था एक ऐसा आदमी जिसे किसी ने सीरियस नहीं लिया था, ऐसा शख्स जिसका जुनून था इंडिया की पूरी हिस्ट्री को रीराइट करना, यानी दोबारा लिखना। नाम था P.N. ओक, परशोत्तम निगेश ओक, एक मराठी ब्राह्मण हिंदू। ना वो कोई हिस्टोरियन था, ना कोई आर्कियोलॉजिस्ट, बल्कि एक वकील था। और हैरत की बात यह है कि खुद को रिसर्चर कहता था। उसने एक इंस्टीट्यूट भी बनाया था, इंस्टीट्यूट फॉर रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री, और मिशन था सिर्फ एक, ये साबित करना कि भारत में मुसलमानों की हर शानदार इमारत असल में एक हिंदू बिल्डिंग थी, जिसे हमलावर मुसलमानों ने छीन कर उसकी आइडेंटिटी बदल दी। और उसका यही जुनून ताजमहल को भी मंदिर कहता है। बल्कि एक मिनट, सिर्फ ताजमहल नहीं, जब फैंटेसी है तो भाई ख्वाब ख्याल की तो कोई सीमा ही नहीं होती। खुलकर खेलो। दिल्ली का लाल किला एक हिंदू राजा का लाल कोट बन गया, लखनऊ के इमाम बाड़े हिंदू महलात कहलाए, अयोध्या की बाबरी मस्जिद असल में राम मंदिर, बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह, दिल्ली का कुतुब मीनार, सब के सब। बल्कि एक मिनट, बात तो बढ़ते बढ़ते इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गई। P.N. ओक के मुताबिक इंग्लैंड का वेस्टमिनिस्टर एबी असल में शिव मंदिर था। इटली का वेटिकन संस्कृत के लफ्ज वाटिका से निकला है, जिसका मतलब है बाग या आश्रम। और तो और खुद क्रिश्चियनिटी भी कोई अलग मजहब नहीं, बल्कि हिंदू धर्म की एक शाख, क्रिश्चियन नीति की बिगड़ी हुई शक्ल है। बल्कि मसीहियत ही नहीं, इस्लाम भी हिंदू मजहब की ही एक शाख है। और मक्के में मौजूद खाने काबा भी असल में एक शिव मंदिर था। तो ओक सिर्फ फोनेटिक सिमिलैरिटीज यानी तलफ़ुज़ की मुशाहबत पर बड़ी बड़ी थ्योरीज खड़ी कर लेता, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कुछ महीनों पहले राम और दाता की कहानी सुनी होगी। जी हाँ, गुलूकार कैलाश खेर की रैम और डेटा थ्योरी। आज की दुनिया कंप्यूटर से चल रही। कंप्यूटर को कौन चला रहा है? इनका मेरे राम चला रहे हैं। आप किसी भी अंग्रेज से राम बुलवाओ, रैम बोलेगा। दाता लिखो DATA, अब इनसे अंग्रेजों से बुलवाओ, डेटा। राम के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा और डेटा के बिना ये संसार नहीं अब चलेगा। तो इसी जुनून में ओक ने 60 की दिहाई में एक किताब लिखी, द ताजमहल इज अ टेम्पल प्लेस। इस किताब में उसने दावा किया कि ताजमहल का नाम असल में संस्कृत के लफ्ज तेजू महलिया की बिगड़ी हुई शक्ल है, जिसका मतलब है शिव के रहने की शानदार जगह। इसने ये भी कहा कि ताजमहल का नाम शाहजहां के दौर के किसी डॉक्यूमेंट में नहीं। और मजे की बात यह है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, यानी राय तो मौजूद थी कि जिसका पहाड़ बनाया गया। ओक ने वो राय ढूंढ ली। असल में शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल के लिए जो मज़ार बनवाया था, इसका सरकारी नाम था रोज़ा मुनव्वर, यानी रोशन मकबरा। दरबारी तारीख में हर जगह यही नाम दर्ज है। तो फिर ये ताजमहल कहाँ से आया? असल में शाहजहां की मलिका का नाम मुमताज महल था। लोग उनके नाम की निस्बत से इस इमारत को भी मुमताज या मुमताज महल कहने लगे। और जब कोई नाम आवाम के हाथ लग जाए तो आपको पता है क्या होता है? जी हाँ, वो बदलता है। अवाम में ये नाम मुमताज महल से छोटा होता हुआ ताजमहल बन गया। जी हाँ, ये किसी भी ज़बान की नेचुरल प्रोसेस से गुजर कर बनने वाला अवामी नाम है, सरकारी नाम नहीं है। सरकारी नाम अब भी रोज़ा मुनव्वरा है। और यही वजह है कि मुग़ल तारीख़ की किसी किताब में, किसी डॉक्यूमेंट में, किसी नक्शे में
ताजमहल का नाम नहीं मिलता। लेकिन पीएन ओक साहब ये भी नहीं बताते कि वहाँ तो तेजू महालिया का नाम भी नहीं, क्योंकि ये नाम सिर्फ और सिर्फ उसके अपने जहन की ईजाद है। फिर एक और दावा किया जाता है कि ताजमहल की जगह एक मंदिर था, जिसे मुगलों के आने से सदियों पहले एक हिंदू राजा ने बनवाया था और शाहजहां ने इस मंदिर पर कब्जा किया। इसमें मुमताज़ की लाश दफनाई, इसकी हिंदू निशानियों को छुपाया और दुनिया को ये झूठी कहानी सुना दी कि ये उसने बनवाया है। इस बात के सबूत क्या हैं? कोई तारीखी सबूत नहीं, ये कोई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी नहीं है, बस मन घड़त कहानियाँ हैं। लफ्ज़ों के हेर फेर और इमारत की बनावट पर अपनी इंटरप्रिटेशन है। हाँ, ये ज़मीन जयपुर के राजा जय सिंह की ज़रूर थी, लेकिन शाहजहां ने इस ज़मीन पर कब्जा नहीं किया। ऑफिशियल मुगल डॉक्यूमेंट बताते हैं कि शाहजहां ने इसके बदले में आगरा शहर के बीच में राजा को 4 आलीशान हवेलियां दी थी। ये इस दौर में आम बात थी, बल्कि अब भी है। सरकार अपनी ज़रूरत की जगह के बदले दूसरी जगह ज़मीन या पैसे दे देती है। ये इस बात का सबूत ही नहीं कि वहाँ कोई मंदिर था। फिर ओक ने कहा और फिल्म में परेश रावल ने भी कहा कि ताजमहल के गुंबद पर जो चांद है असल में शिव भगवान के त्रिशूल और नारियल की अलामत है। ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। आज भी आपको सोशल मीडिया पर ऐसी धुंधली सी तस्वीरें दिखाई देंगी जिनके साथ लिखा होगा, ये देखो एक नारियल और आम के पत्तों पर रखा हुआ कलश है। यही नहीं, जालियों के डिज़ाइन में ओम भी नजर आएगा। हकीकत क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन है। ताजमहल का कलश एक प्योर पर्शियन इस्लामिक डिज़ाइन है, जो इस दौर के तमाम मुग़ल और यहाँ तक के उस्मानी बिल्डिंगों में भी पाया जाता है। ये चांद जिसके अंदर से एक नोकदार चीज़ बाहर निकल रही है, इसे अलम भी कहा जाता है। इसका नारियल या कलश से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि अगर आप हाई रेस फ़ोटो देखें तो आपको उस पर अल्लाह लिखा हुआ नज़र आएगा। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सब ने रिजेक्ट की, हर बड़े हिस्टोरियन ने, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। इसीलिए पीएन ओक मरते मर गया। इसे शोहरत नहीं मिली, वो गुमनामी में मरा, लेकिन इसे पता नहीं था कि वो जहरीला बीज बो चुका है एक नए नफरत से भरे भारत का, और उसकी खौफनाक फसल मुस्तकबिल में सामने आएगी। कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो, इसे ताकत सीक्रेट स्टोरीज से मिलती है, लेकिन ताजमहल की कहानी कोई राज नहीं, ये तो खुली किताब है जिसे तारीख के सफ़ों पर समझे सोने के हरूफ से लिखा गया। तारीख की कसौटी पर देखें तो इस दावे का फैसला बहुत पहले हो चुका है, और इसकी वजह है मुग़ल बादशाहों की एक क्वालिटी में कि वो तारीख लिखवाने का काम करते थे। अपनी हर कामयाबी, हर तामीर, हर फैसले को अपने हिस्टोरियन से लिखवाते थे, वो भी पूरी डिटेल के साथ। और शाहजहां तो समझें इस बात में सबसे आगे था। उनकी दरबारी हिस्टोरियन थे अब्दुल हमीद लाहौरी। उन्होंने लिखी मुग़ल दौर की मोस्ट ऑथेंटिक किताब बादशाहनामा, और उस किताब में अब्दुल हमीद लाहौरी ने ताजमहल की तामीर को समझें डे बाय डे तफसील से लिखा है। ये भी लिखा है कि मलिका मुमताज़ महल के इंतकाल के बाद शहंशाह ने फैसला किया कि उनकी कब्र पर एक ऐसी शानदार इमारत तामीर की जाए जो क़यामत के दिन तक बाकी रहे, एक ऐसा मकबरा जो उनकी मोहब्बत की याद में हमेशा के लिए ज़िंदा रहे। वो ताजमहल की बुनियाद रखने की तारीख बताते हैं, मेमारों यानी बनाने वालों के नाम गिनवाते हैं, ये बताते हैं कि संगे मरमर कहाँ से आया, और ये भी कि दूसरे कीमती पत्थर कहाँ से मंगवाए गए। समझे पूरी फिल्म का स्क्रिप्ट लिख दिया जिसमें हर सीन पूरी डिटेल के साथ मौजूद है। और सिर्फ मुग़ल हिस्टोरियन ही नहीं, उस दौर में दुनिया भर से जो टूरिस्ट मुग़ल एम्पायर में आए उन सब ने इसको बयान किया है। जैसे फ्रांस के जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, वो एक बार नहीं 6 बार हिंदुस्तान आया, अपनी आंखों से ताजमहल को बनते हुए देखा। उसने अपने सफ़रनामे में क्या लिखा? उसने लिखा, मैंने खुद इस अजीम मकबरे की तामीर शुरू होते देखी जिसे शहंशाह अपनी मलका की याद में बनवा रहा है। और सब कुछ ना भी देखें तो ताजमहल अपनी कहानी खुद सुनाता है। ये मुस्लिम फ़न तामीर का शाहकार है। इसका डिज़ाइन इससे पहले बनने वाले मकबरों से इंस्पायर्ड है, जैसे हुमायूं के मकबरे से। उसके 4 मीनार, उसका अजीम गुंबद, उसकी दीवारों पर लिखे अल्लाह के बाबरकत नाम, कुरान मजीद की आयात की खत्ताती, एक एक चीज़ चीख चीख कर कहती है कि ये इस्लामिक बिल्डिंग है। इसकी बनावट में, इसकी साख्त में, इसकी रूह में कहीं मंदिर का कोई टच नहीं मिलता। यानी बादशाह के अपने हिस्टोरियन, बाहर मुल्क से आने वाले टूरिस्ट, सरकारी डॉक्यूमेंट्स और ख़ुद ताजमहल की इमारत, ये सब सबूत एक ही फैसला सुनाते हैं कि ताजमहल एक मकबरा ही है। ये किसी राजा का मंदिर नहीं, ये एक बादशाह का अपनी मलिका को दिया गया नजराना है। संगे मरमर से लिखी गई मोहब्बत की एक दास्तान है। यानी तारीख की अदालत में तो ये केस डिसमिस हो गया, लेकिन मसला ये है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इतनी आसानी से नहीं मरती। यही वो कीटाणु हैं
जो 99.9% जरासीम के मरने के बाद भी जिंदा रहता है। और इस कीटाणु के काटने के बाद जो अगला एविडेंस पेश किया जाता है वो होता है खुफिया सबूत। तो ताजमहल के मामले में वो खुफिया सबूत हैं 22 बंद कमरे। ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ये फिल्म और इससे पहले ओक की लिखी कहानी में ये बार बार कहा गया है कि ताजमहल के नीचे 22 गुप्त कमरे हैं और सरकार ने इन्हें जानबूझकर बंद किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इन कमरों के अंदर हिंदू देवताओं की मूर्तियां, शिवलिंग और मंदिर होने की वो सारे सबूत हैं जो इस 400 साल पुराने झूठ का पर्दाफाश कर सकते हैं। ये दावा इतना पावरफुल है कि फिल्मों और सोशल मीडिया से निकलकर इंडिया की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया। साल 2022 में बीजेपी के एक लीडर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, डिमांड की कि अदालत इन 22 खुफिया कमरों को खोलने का हुक्म दे और एक कमेटी बनाए जो ताजमहल की असल तारीख का पता लगाए। लेकिन अदालत ने क्या कहा? जज ने इस पिटीशन को सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं किया बल्कि पिटीशन लाने वालों को सख्ती से डांटा भी। कहा कि ये अदालत का काम नहीं है, ये काम हिस्ट्री लिखने वालों और रिसर्च करने वालों के लिए छोड़ दें। कल को आप आकर कहेंगे कि हमें जजों के चैम्बर्स में बैठकर रिसर्च करनी है। यानी अदालत ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मानने से ही इनकार कर दिया। वैसे सच क्या है? क्या कमरे वाकई मौजूद हैं? और अगर हैं तो उनमें क्या है? इसका जवाब हमें देते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां तारीख को समझने और सीखने में गुजार दी। इंडिया के टॉप आर्कियोलॉजिस्ट यही कहते हैं जिन्हें 22 सीक्रेट कमरे कहा जाता है वो असल में कमरे हैं ही नहीं। ये एक लंबी आर्केडेड कॉरिडोर है और ये खुफिया और गुप्त तो बिल्कुल भी नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वक्तन फवक्तन मेंटेनेंस और सफाई के लिए इन दरवाज़ों को खोलता रहता है, बल्कि 70 की दहाई तक ये आने वाले टूरिस्ट के लिए भी खुलते रहते थे। लेकिन इनमें नमी और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती की वजह से संगमरमर को नुकसान पहुंचने का खतरा था, इसीलिए सरकार ने इस कॉरिडोर को बंद कर दिया। फिर इन कमरों की तस्वीरें एक बार नहीं कई बार पब्लिक की जा चुकी हैं। इनमें कुछ भी नहीं है, कोई मूर्ति नहीं, कोई शिवलिंग नहीं, कोई नक्शो निगार नहीं। इनकी दीवारें बिल्कुल सादा हैं। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इन कमरों को फिर बनाया क्यों गया? इसकी वजह ज़रा टेक्निकल है। ताजमहल जैसी भारी भरकम इमारत जो हज़ारों टन संगमरमर से बनी है, इसे एक बहुत ही बुलंद और मजबूत बुनियाद चाहिए थी। ये कमरे या राहदारियाँ इस अजीमुशान प्लेटफॉर्म को अंदर से सहारा देने के लिए बनाई गई थी ताकि पूरी इमारत का वजन बराबर डिवाइड हो सके। ये कोई अनोखी या खुफिया टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस ज़माने में और मुग़ल आर्किटेक्चर में भी आम था। आपको बिल्कुल ऐसी ही कंस्ट्रक्शन दिल्ली में हुमायूं और सफदरजंग के मकबरे के तहखानों में भी मिलेंगी। तो जिन 22 खुफिया कमरों को एक बहुत बड़ा राज या एक बहुत बड़ी साजिश बनाकर पेश किया जा रहा है, वो असल में सिर्फ और सिर्फ ताजमहल की बुनियाद का हिस्सा है। वैसे ओक ने एक और दावा भी किया था, ये कि ताजमहल से मिलने वाली लकड़ी के अमेरिकन लैब से टेस्ट करवाए गए। कार्बन डेटिंग में वो शाहजहां के दौर से भी 300 साल पुरानी निकली। ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब बहुत सादा है। पहला ये कि वो सैंपल ताजमहल की इमारत का नहीं बल्कि एक दरवाजे की लकड़ी का था। हो सकता है जिस दरवाजे का नमूना लैब भेजा गया हो वो किसी बहुत पुराने दरख्त की लकड़ी का हो। दरख्त पुराना होने से पूरे ताजमहल की उम्र कैसे निकाली जा सकती है? इसी तरह इंडिया में IIT कानपुर और दीगर कई इदारे अपनी साइंटिफिक रिसर्च से ताजमहल की बुनियाद, इसकी मसाले की उम्र का पता चला चुके हैं। इनकी रिसर्च और टेस्ट में साबित हुआ है ये 100% शाहजहां के दौर की बिल्डिंग है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और अकल भी सब इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं तो फिर ये फिल्म क्यों बनाई गई? आखिर ये झूठ इतने बड़े पैमाने पर इतने ऑर्गेनाइज्ड अंदाज से बेचा क्यों जा रहा है? इसका जवाब है ये फिल्म कोई हवा में नहीं बनी, ये अकेली नहीं है, ये एक बड़ी और बेरहम प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा है। नफरत के इकोसिस्टम का पार्ट है जिसका मकसद पास्ट को ठीक करना नहीं बल्कि प्रेजेंट पर कब्जा करना है ताकि फ्यूचर अपने हाथों में आ जाए। 80s और 90s में इंडिया में एक नई किस्म की एग्रेसिव पॉलिटिक्स ने जन्म लिया, हिंदुत्व की सियासत ने। ये क्या है? ये कि इंडिया असल में एक हिंदू राष्ट्र है और गैर मुल्की मजहबों ने सदियों तक इस पर हमला किया, इसे लूटा और इसकी तहजीब को तबाह व बर्बाद किया। इस नैरेटिव को कामयाब बनाने के लिए उन्हें एक दुश्मन की ज़रूरत थी और वो दुश्मन बनाया गया मुसलमानों को और उनकी हिस्ट्री को। नफ़रत का एक कारोबार शुरू हो गया जिसकी सबसे खौफनाक मिसाल हमें बाबरी मस्जिद में नज़र आई। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई गई कि ये मस्जिद राम जन्मभूमि यानी भगवान राम की पैदाइश की जगह पर बनाई गई थी और फिर इस नज़रिए को सियासी नारों में बदला गया। रथ यात्राएं निकाली गईं,
पूरे मुल्क में मजहबी जुनून फैलाया गया और नतीजा 6 दिसंबर 1992 को हज़ारों के हुजूम ने इस तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया। मुल्क भर में फसादात फूट पड़े जिनमें 2000 से ज़ायद लोग मारे गए। और आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ज़्यादातर मुसलमान थे। एक झूठ ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो लगता है क़यामत तक ख़त्म नहीं होगी। लेकिन बाबरी मस्जिद के मामले में यही कामयाबी थी जिसने हिंदुत्व पर यकीन रखने वाली पार्टियों को एक ब्लूप्रिंट दिया, एक फार्मूला कि किसी मुस्लिम इमारत को निशाना बनाओ, उसके बारे में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ो। वो ये कि ये पहले एक मंदिर था। इस नज़रिए को मीडिया और सियासी जलसों के ज़रिए फैलाओ, आवाम की मजहबी जज्बात को भड़काओ और फिर इस नफ़रत को वोटों में तब्दील करवाओ। और आज यही ब्लूप्रिंट ताजमहल पर लागू किया जा रहा है। जी हाँ, हिट लिस्ट पर मौजूद सैकड़ों मस्जिदों और तारीखी इमारतों में क्राउन ज्यूल सबसे बड़ा टारगेट है, ताजमहल। और ये फिल्म दी ताज स्टोरी इसी सियासत का एक पार्ट है। कौन थे मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। एक केस करना इस पर शाहजहां पे। इंडिया में नई किस्म की फिल्मों का एक सैलाब आ रहा है, खासतौर पर पिछले 10 साल में। बल्कि ये एक फिल्म नहीं, एक पैटर्न है, एक फॉर्मूला है। दी कश्मीर फाइल्स, 72 हूरें, दी केरला स्टोरी, दी बंगाल फाइल्स और अब दी ताज स्टोरी। इन सारी फिल्मों में एक चीज़ कॉमन है, ये सब तारीख के किसी एक वाक़ये या थ्योरी को लेती हैं, इसे तोड़ती मड़ोड़ती हैं, उस पर सनसनी और नफ़रत का तड़का लगाती हैं और उसे वेपनाइज करती हैं। उनका निशाना सिर्फ एक होता है, मुसलमान, वो भी इंडिया का मुसलमान। दी ताज स्टोरी जैसी फिल्में बनाना, अदालतों में पिटीशन दायर करना और मीडिया में इस पर बहस करवाना, ये सब एक प्ले बुक का हिस्सा है। हो सकता है मकसद ताजमहल को गिराना ना हो, दूसरा मकसद ज़रूर है, इस नफ़रत को ज़िंदा रखा जाए। ये तारीख से मोहब्बत नहीं, ये तारीख को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का एक बेरहम खेल है। और इस घिनौने खेल में तारीख को हथियार बनाकर 20 करोड़ मुसलमानों को बाहर वाला, हमलावर, गद्दार और दुश्मन साबित करने की कोशिश की जाती है। ये नैरेटिव दिया जाता है, देखो इनके बादशाहों ने तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, देखो उन्होंने तुम्हारी मोहब्बत की निशानियों पर कब्जा कर लिया, देखो ये आज भी तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल वार है जिसका मकसद है भारत के हिंदुओं के जहन में मुसलमानों के खिलाफ शक और खौफ पैदा करना और उनके दिमाग में नफरत भरना, सिर्फ इसलिए ताकि असल मसाइल की बात ही ना हो, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की बात ना हो। आवाम उन पर सवाल ना उठाए जो राज सिंहासन पर बैठे हैं, बल्कि उनका सवाल सिर्फ अपने पड़ोसी मुसलमानों तक पहुंचकर ख़त्म हो जाए। और ऐसी किसी भी किस्म की फिल्म की रिलीज़ की टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। दी ताज स्टोरी कब रिलीज़ हुई? एन उसी वक्त जब भारत के अहम तरीन सूबों में से एक बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं। ये फिल्म नहीं, ये पॉलिटिक्स है। ये फिल्म समझें बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। तो इस पूरे पोस्टमार्टम से साबित हुआ कि तारीख हो, आर्कियोलॉजी हो या फिर अकल हो, ताजमहल के मंदिर होने का दावा हर कसौटी पर गलत है। बल्कि सिर्फ गलत ही नहीं, बदनीयती पर मबनी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसका मकसद पुरानी बातें छेड़कर आज फ़ायदा उठाना है और मुस्तकबिल के फ़ायदे इकट्ठे करना है। असल सवाल ये है कि क्या लोग इस झूठ को भी खरीदेंगे? क्या नफ़रत का ये कारोबार हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? कुछ लोगों का मानना है कि भारत की जनता भी इस खेल को समझने लगी है। वो कहते हैं ना कि एक चीज़ को एक हद तक ही बेच सकते हैं। जब जनता को रोज़ रोज़ नफ़रत की डोज दी जाएगी तो एक वक्त आएगा वो भी थक जाएगी, जब पेट खाली हो, जब बच्चों को नौकरियां ना मिले, जब महंगाई कमर तोड़ दे। तो फिर ताजमहल और तेजू मोहल्लिया की बहस गई भाड़ में। लोग अपनी ज़िंदगियों के मसाइल पर तवज्जो देने लगे हैं। शायद नफ़रत की एक एक्सपायरी डेट होती है और ये तो ताजमहल की बात है। कोई और बात होती तो शायद लोग हजम भी कर लेते, मान भी लेते। आखिर बाबरी मस्जिद को भी कुछ मान कर ही शहीद किया गया था ना। लेकिन ताजमहल ये सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये एक नज़रिया है, मोहब्बत का नज़रिया। दी ताज स्टोरी जैसी फिल्में आती रहती हैं, आगे भी आती रहेंगी और गुमनामी में चली जाएंगी। सियासतदान अपने वक्ती फ़ायदे के लिए नफ़रत के बीज बोते रहेंगे और फिर तारीख़ के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। लेकिन मोहब्बत की अजीम निशानी ताजमहल शायद हमेशा यहीं खड़ा रहेगा, सिर्फ इस बात की गवाही देने के लिए कि नफ़रत की उम्र बहुत छोटी होती है और मोहब्बत की कहानी लाजवाल। और हाँ, ये बात याद रखें कि नफ़रत का कारोबार, झूठ की फैक्ट्री सिर्फ इसीलिए चलती है क्योंकि उसके ख़रीदार मौजूद हैं। ये सियासतदान
ये फिल्म बनाने वाले और ये नाम नेहाद हिस्टोरियन, ये कहानियाँ बेचने वाले लोग हैं। आप खरीदना छोड़ दें, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। अब फैसला आपको करना है। आप नफ़रत का सौदा खरीदेंगे या इस वीडियो को आगे शेयर करके सच को फैलाएंगे। फैसला आपका है।